दोस्तों और यूपीएससी रक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 28 फरवरी 2026 और हम आज की 3 सबसे बड़ी खबरों पर नजर डालने वाले हैं। देखिए, ये तीनों खबरें बहुत अलग हैं, एक अदालत से, एक जंगल से और एक खेत से। लेकिन ये सब मिलकर आज के भारत के बारे में हमें क्या बताती हैं? चलिए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही दमदार बयान से, एक गहरी साजिश। दोस्तों, ये कोई मामूली शब्द नहीं है, ये उस मामले की जड़ है जो सीधे सीधे हमारी न्यायपालिका की इज्जत और हमारे बच्चों की शिक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो हमारी पहली कहानी, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कदम उठाया है जो सच कहूं तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। उन्होंने एक स्कूल की किताब पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है, ये अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्लास 8 की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की किताब को बैन कर दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक स्कूल की किताब में ऐसा क्या था कि देश की सबसे बड़ी अदालत को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया। देखिए, कोर्ट का मानना है कि ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी। उन्होंने इसे एक गहरी साजिश कहा और साथ ही ये भी कहा कि ये न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए एक सोची समझी चाल थी। पर उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी? वो ये कि इस किताब में जो लिखा है वो बच्चों के दिमाग में, जो बहुत नाजुक होते हैं, गलत विचार या पूर्वाग्रह डाल सकता है। तो कोर्ट ने किया क्या? उन्होंने 1, 2, 3 बड़े आदेश दिए। पहला, किताब पर पूरी तरह से कंप्लीट बैन। दूसरा, देश में जहां कहीं भी इसकी डिजिटल या फिजिकल कॉपी है उसे तुरंत जब्त किया जाए। और तीसरा, जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाया जाए। इससे पता चलता है कि मामला कितना सीरियस है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है? तो इसका जवाब हमारे संविधान में ही है। आर्टिकल 129 ये सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा देता है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोई उसकी तौहीन करे या उसके आदेश को न माने तो वो उसे सजा दे सकता है। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं। अदालत की इस गंभीर दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं प्रकृति की गोद में। हमारी दूसरी कहानी काजीरंगा से आ रही है, जहां कुछ बहुत ही कमाल का देखने को मिला है। तो सवाल ये है, स्म्यू आखिर है क्या चीज? मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने ये नाम शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत ही स्पेशल मेहमान है। तो मिलवाते हैं आपको स्म्यू से। ये एक छोटी सी प्यारी सी बत्तख है जो हजारों मील का सफर तय करके आती है। और सबसे खास बात यह है कि इसे असम के काजीरंगा टाइगर रिजर्व में इतिहास में पहली बार देखा गया है। इसे ऐसी झीलें और नदियां पसंद हैं जहां ढेर सारी मछलियां हों और ये पानी में डुबकी लगाकर अपना खाना पकड़ती है। और अच्छी बात यह है कि IUCN की रेड लिस्ट में इसकी आबादी फिलहाल खतरे से बाहर है। ठीक है, एक पक्षी दिखा तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बात बहुत बड़ी है। इस पक्षी का दिखना सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक इंडिकेटर है कि काजीरंगा के जो वेटलैंड्स हैं, जो तालाब और झीलें हैं, वो काफ़ी हेल्दी हैं। और शायद ये हमें एक बड़ी कहानी की तरफ भी इशारा कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पक्षी अब नए नए घर तलाश रहे हैं। और इसी के साथ हम अपनी आज की आखिरी कहानी पर आते हैं, जो हमें सीधा ले चलती है पंजाब के खेतों में। ये कहानी है एक बहुत बड़ी चुनौती की और शायद उसके एक बहुत ही जबरदस्त समाधान की। देखिए, पंजाब की खेती के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल है और वो है पानी की कमी। इसकी सबसे बड़ी वजह है धान की फसल, जिसे बेहिसाब पानी चाहिए। लेकिन अब एक नया हीरो मैदान में उतर रहा है, कसावा। अगर आप देखें तो धान को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, जबकि कसावा को बहुत कम। धान मौसम की मार नहीं झेल पाता, कसावा सूखा भी झेल जाता है। और तो और किसानों को इसे काटने में भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और ये नंबर सब कुछ बदल देता है। कसावा को धान के मुकाबले सिर्फ 10वें हिस्से पानी की जरूरत होती है। सोचिए, सिर्फ 10% पानी पंजाब जैसे राज्य के लिए, जहां जमीन के नीचे पानी का लेवल हर साल गिर रहा है, ये एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आज हमने 3 बिल्कुल अलग अलग दुनिया देखी है ना, एक अदालत, एक जंगल और एक खेत। लेकिन क्या ये कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं? क्या ये मिलकर हमें कोई बड़ी बात बता रही हैं? चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। ये तीनों कहानियां हमें एक ऐसे भारत की झलक देती हैं जो लगातार बदल रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी न्यायपालिका अपनी साख और अधिकार को बचाने के लिए कितनी सजग है। दूसरी तरफ प्रकृति हमें सिग्नल दे रही है कि हमारा पर्यावरण बदल रहा है
और तीसरी तरफ हम भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए खेती में नए और टिकाऊ समाधान खोज रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही है जो मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। कानून में, पर्यावरण में और खेती में हो रहे ये जो बदलाव हैं, ये सब मिलकर आने वाले भारत की कैसी तस्वीर बना रहे हैं? सोचिएगा जरूर। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत से जुड़ी 3 बहुत ही बड़ी और जरूरी खबरों के बारे में। ऐसी खबरें जो न सिर्फ आज बल्कि हमारे आने वाले कल पर भी गहरा असर डाल रही हैं। तो सवाल ये है कि जियोपॉलिटिक्स, आइडेंटिटी और एनवायरनमेंट, इन 3 बड़े मोर्चों पर भारत में आखिर चल क्या रहा है? चलिए फटाफट समझते हैं इन 3 बड़ी अपडेट्स को जो हमें भारत के भविष्य की एक झलक दे रही हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मोदी सरकार की डिप्लोमैटिक मुश्किलें, फिर बात करेंगे कि केरलम क्यों बन रहा है, और आखिर में देखेंगे दिल्ली का एक कमाल का ग्रीन सोल्यूशन। और हाँ, ये सब हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है ये भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जो भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गया है। मेरा मतलब है प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल विजिट। आखिर ये इतनी कॉम्प्लेक्स और जरूरी क्यों मानी जा रही है? देखिए, ये विजिट एक बहुत ही नाजुक समय पर हो रही है। एक तरफ गाजा में युद्ध चल रहा है और पूरे मिडल ईस्ट में टेंशन का माहौल है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये दौरा डिप्लोमेसी के लिहाज से किसी रस्सी पर चलने से कम नहीं है। और इस विजिट के सेंटर में एक बहुत बड़ा आइडिया है, हेक्सागोनल अलायंस। ये है क्या? सोचिए, एक नया ग्रुप बनाने का प्रपोजल है जिसमें इंडिया, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस जैसे देश शामिल होंगे, और इसका मकसद मिडिल ईस्ट में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उन्हें काउंटर करना। अगर ये बनता है तो ये उस पूरे रीजन का पावर बैलेंस ही बदल सकता है। लेकिन इंडिया के लिए ये इतना आसान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। आप देखिए, एक तरफ इजराइल है जो हमारा बहुत बड़ा डिफेंस और टेक पार्टनर है। फिर आता है ईरान जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और चाबहार पोर्ट के लिए ज़रूरी है। और खाड़ी देशों को तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, जहां से हमारा तेल आता है और लाखों भारतीय काम करते हैं। तो यहाँ पर असली सवाल ये उठता है कि अगर भारत इस अलायंस में शामिल होता है तो क्या दांव पर लगेगा? मतलब, क्या ईरान के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे? हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का क्या होगा? और उस बड़े आई में कॉरिडोर का क्या, जो इंडिया को यूरोप से जोड़ने का सपना है? ये सब बहुत बड़े रिस्क हैं। ओके, तो जियोपॉलिटिक्स की इन बड़ी बड़ी बातों से अब जरा देश के अंदर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कल्चरल और संवैधानिक बदलाव हो रहा है। केरल राज्य का नाम अब केरलम होने जा रहा है। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये बस एक घोषणा है। नहीं, इसके पीछे एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है जो हमारे संविधान के आर्टिकल 3 के तहत होती है। आप देख सकते हैं, इसमें राज्य की असेंबली से प्रस्ताव पास होने से लेकर पार्लियामेंट में बिल पास होने और प्रेसिडेंट की सहमति तक एक लंबा प्रोसेस है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? केरलम कोई नया शब्द नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, मतलब हजारों साल पुरानी। सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी केरल पुत्र का जिक्र मिलता है, और यही वो ऐतिहासिक पहचान है जिसके आधार पर 1956 में ये राज्य बना था। तो आखिर में ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है, ये अपनी मलयालम पहचान और कल्चर को सेलिब्रेट करने की बात है। और साथ ही ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की खूबसूरती भी दिखाता है कि कैसे एक राज्य अपनी पहचान को जाहिर कर सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी और आखिरी खबर की तरफ, जो हमारे पर्यावरण से जुड़ी है। और ये खबर दिल्ली से है, जहां कचरे की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला गया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ग्रीन वेस्ट या हरा कचरा होता क्या है। सीधी सी बात है, हमारे पार्कों और बगीचों से जो पत्तियां, टहनियां, घास वगैरह निकलती है ना, वही है ये। और ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इससे बहुत अच्छी खाद बन सकती है। अब दिक्कत ये थी कि दिल्ली में लंबे समय से ये सारा हरा कचरा बस यूं ही सड़कों के किनारे फेंक दिया जाता था। आप सोचिए, जगह जगह कचरे के ढेर जो न सिर्फ शहर को गंदा दिखाते थे बल्कि प्रदूषण भी फैलाते थे। तो सॉल्यूशन क्या निकला? दिल्ली ने अपना पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिया है। ये प्लांट इस सारे कचरे को खाद में बदल रहा है। मतलब जो चीज़ प्रॉब्लम थी अब वही कीमती चीज़ बन गई है। इसे ही तो कहते हैं वेस्ट से वेल्थ बनाना। तो ये थी 3 अलग अलग कहानियां, एक डिप्लोमेसी की, दूसरी पहचान की और तीसरी पर्यावरण की। अब सवाल ये है कि ये तीनों मिलकर हमें आज के भारत के बारे में क्या बताती हैं।
देखिए, फॉरेन पॉलिसी के बड़े फैसलों से लेकर अपनी जड़ों से जुड़ने तक और अपने शहरों को बेहतर बनाने की कोशिशों तक, ये सब दिखाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा बदल रहा है, हमेशा आगे बढ़ रहा है। ये नए चैलेंजेस को भी फेस कर रहा है और नए मौके भी बना रहा है। तो सोचने वाली बात ये है कि ये बदलाव भारत को भविष्य में कहाँ ले जाएंगे। नमस्ते। हमेशा की तरह यहाँ हम सीधे काम की बात करते हैं। आज का सफ़र बड़ा दिलचस्प होने वाला है। हम 3 बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि इन सब के बीच एक बड़ा ही अनोखा कनेक्शन है। रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का सबसे बड़ा सवाल। एक तरफ है साइंस, दूसरी तरफ है हमारी विरासत यानी हेरिटेज, और तीसरी तरफ है फ्यूचर। अब आप सोचिए, इन तीनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है ना थोड़ा अजीब सवाल। इसका जवाब एक ही चीज में छुपा है, और वो है ह्यूमन इंजेन्यूइटी, इंसानी दिमाग की वो कमाल की शक्ति जो कुछ भी कर सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। ओके, तो शुरुआत करते हैं साइंस से। एक ऐसी कमाल की चीज जिसके बारे में शायद हम रोज नहीं सोचते, लेकिन जो चुपचाप लाखों जिंदगियां बचा रही है। हम बात कर रहे हैं टीड वैक्सीन की। अच्छा, तो ये टीटी वैक्सीन है क्या चीज? बहुत सिंपल तरीके से समझें तो ये एक टॉक्सॉइड वैक्सीन है। अब ये टॉक्सॉइड क्या होता है? सोच लीजिए ये जहर को जहर से मारने जैसा है। ये वैक्सीन असली बैक्टीरिया का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उस बैक्टीरिया से निकले टॉक्सिन या विष के एक कमजोर इनएक्टिव वर्जन का इस्तेमाल करती है, ताकि हमारा शरीर उससे लड़ना सीख ले। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये एक तीर से 2 शिकार करती है। टेटनस और डिफ्थेरिया दोनों खतरनाक बीमारियों से एक साथ बचाव। आप देखिए इसकी वर्सेटैलिटी। ये 2 ऐसी बीमारियों से लड़ती है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है टेटनस, जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया से होता है। ये आप जानते हैं, एक से दूसरे को नहीं लगता। ये घाव या चोट के जरिए शरीर में घुसता है, और इसका सबसे डरावना रूप है लॉकजॉ, जब जबड़े जम हो जाते हैं। और दूसरी तरफ, बिल्कुल इसके उल्टा, है डिप्थीरिया। ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है और हवा में सांस की बूंदों से बहुत तेजी से फैलता है। सोच लीजिए, ये हार्ट फेलियर और पैरालिसिस तक करवा सकता है। चलिए थोड़ा सा टेक्निकल साइड भी देख लेते हैं इसका। जैसा हमने बताया, ये एक टॉक्सॉइड वैक्सीन है। इसमें इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बूस्ट करने के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फेट का यूज होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये गर्मी और ठंड दोनों से बहुत जल्दी खराब हो सकती है, इसलिए इसे हमेशा एक प्रॉपर कोल्ड चेन में मेंटेन करना पड़ता है। और सबसे प्राउड वाली बात क्या है पता है? इसे कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं किया गया। इसे हमारे देश में ही कसौली के सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ये है मेड इन इंडिया साइंस। तो आप समझ सकते हैं कि ये वैक्सीन इतनी जरूरी क्यों है। यही वजह है कि ये भारत के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी यूआईपी का एक अहम हिस्सा है। ये उन बीमारियों से बच्चों और बड़ों को बचा रही हैं जिनको हम वैक्सीन से आसानी से रोक सकते हैं। सोच के देखिए, एक छोटी सी शीशी में कितनी जिंदगियां बचाने की ताकत बंद है। ओके, तो साइंस की दुनिया से अब गियर शिफ्ट करते हैं और चलते हैं इतिहास के पन्नों में। एक ऐसे सफर पर जहां पत्थर भी बोलते हैं, जहां हर दीवार एक कहानी सुनाती है। हम जा रहे हैं कर्नाटका, होयसला साम्राज्य के उन अद्भुत मंदिरों को देखने जिन्हें लोग सच में पत्थरों में लिखी कविता कहते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1000 साल पहले, 10वीं सदी में। तब होयसाला डायनेस्टी उभर कर सामने आई। उन्होंने पहले बेलूर को अपनी राजधानी बनाया, फिर हालेबेदु को, और अगले 400 साल तक यानी 14वीं सदी तक उन्होंने न सिर्फ राज किया बल्कि ऐसी कला और आर्किटेक्चर बनाई जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। तो आप इन मंदिरों को पहचानेंगे कैसे? इनका एक सिग्नेचर स्टाइल है। स्टेप 1, मंदिर हमेशा एक ऊंचे सितारे के आकार के प्लेटफॉर्म पर बना होता है। इसे कहते हैं जगाती। स्टेप 2, पत्थर कौन सा यूज हुआ? सोपस्टोन। ये थोड़ा नरम होता है, इसलिए इस पर बिल्कुल बारीक इंट्रिकेट कार्विंग करना आसान हो जाता है। स्टेप 3, अंदर जाएंगे तो आपको मिलेंगे यूनिक गोल्ड पिलर्स, जैसे उन्हें किसी मशीन से बनाया गया हो। और आखिरी चीज, इनका प्लान अक्सर त्रिकूटा होता है, मतलब एक मंदिर कॉम्प्लेक्स में 3 मुख्य मंदिर या गर्भगृह होते हैं। अगर आपको इनका बेस्ट एग्जाम्पल देखना है तो आपको जाना होगा बेलूर के चन्नाकेश्वरा मंदिर, हलेबीदु के होयसलेश्वरा मंदिर या सोमनाथपुरा के केशवा मंदिर। लेकिन होयसला आर्ट सिर्फ मंदिरों तक ही नहीं रुकी। उन्होंने कल्याणीज भी बनाए जो खूबसूरत डिजाइन वाले स्टेप वेल्स होते थे। और एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट, इनकी कार्विंग्स में आपको एस्ट्रोनॉमिकल सिंबलिज्म भी मिलेगा, जिसका कनेक्शन हमारे 27 नक्षत्रों से है। सोच सकते हैं उस जमाने में कितनी एडवांस सोच थी। तो हमने साइंस देखा, हमने इतिहास देखा, अब सीधे जंप करते हैं फ्यूचर में।
एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ जो साइंस फिक्शन जैसी लगती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी सारी फोटोज, वीडियोस, आपका सारा नॉलेज एक ऐसी जगह स्टोर हो जाए जो हजारों साल तक खराब ना हो। इम्पॉसिबल लगता है ना? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्लास स्टोरेज। इसे आप अमर डेटा का वरदान भी कह सकते हैं। ओके, एक नंबर बता रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए। 10,000 साल, जी हाँ, 10,000 ईयर्स। ये नई टेक्नोलॉजी आपकी डेटा को इतने सालों तक सेव करके रख सकती है। मतलब आज जो डेटा सेव होगा वो शायद 10,000 साल बाद भी पढ़ा जा सकेगा। ये तो ऑलमोस्ट इमॉर्टैलिटी जैसा है डेटा के लिए। और कैपेसिटी, कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? एक छोटी सी ग्लास की प्लेट पर करीब 4.8 टेराबाइट्स। अब ये 4.8 टीबी होता कितना है? ऐसे समझिए, आपकी सारी हाई डेफिनेशन मूवीज, पूरी जिंदगी के फोटोज, सब कुछ एक छोटी सी प्लेट पर आ सकता है ना? बिल्कुल कमाल की बात। तो सवाल यह है कि ये जादू होता कैसे है? प्रोसेस बड़ा कूल है। स्टेप 1, एक सुपर प्रिसाइज लेजर बीम ली जाती है और उसे एक स्पेशल ग्लास, जिसे बोरोसिलिकेट ग्लास कहते हैं, उस पर फोकस किया जाता है। स्टेप 2, वो लेजर ग्लास के अंदर, सरफेस पर नहीं, अंदर छोटे छोटे 3D डॉट्स बना देती है, अलग अलग लेयर्स में। यही डॉट्स आपका डेटा है। स्टेप 3, और इस डेटा को रीड कैसे करते हैं? उसके लिए चाहिए एक माइक्रोस्कोप और स्मार्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। सिंपल। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? Why does it matter? देखिए, आज हम बिग डेटा के युग में जी रहे हैं। हर सेकंड इतना डेटा क्रिएट हो रहा है, उसको लंबे टाइम तक स्टोर करना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। ये टेक्नोलॉजी उस चैलेंज का जवाब है। सोच लीजिए, देश अपनी पूरी डिजिटल हिस्ट्री, सारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स इसमें सेफ रख सकते हैं। ये सिर्फ एक नई स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये स्टोरेज का फ्यूचर है। तो था ठीक है, होयसाला मंदिर और ग्लास स्टोरेज, साइंस, विरासत और भविष्य। देखा आपने? ये तीनों कहानियां असल में एक ही चीज की कहानी है, ह्यूमन इंजेन्यूटी की, इंसानी दिमाग की। एक दिमाग जो बीमारियों से लड़ने का तरीका ढूंढता है, दूसरा जो पत्थरों में ऐसी जान फूंक देता है जो सदियों तक जिंदा रहे, और तीसरा जो हमारे नॉलेज को हजारों साल आगे ले जाने का रास्ता बनाता है। ये सब इंसानी दिमाग की ही तो जीत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम 3 ऐसे विषयों को जोड़कर देखेंगे जो सुनने में तो बिल्कुल अलग लगते हैं, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। हम बात करेंगे एक ग्लोबल सिक्योरिटी ट्रीटी की, भारत के एक बड़े हेल्थ मिशन की और एक बहुत ही खास लोकल प्रोडक्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यही है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी, एक नेशनल हेल्थ मिशन और एक लोकल प्रोडक्ट में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? यही वो धागा है जो हमें ग्लोबल स्टेज से लेकर भारत के एक शहर तक ले जाएगा, और इसका जवाब आपको आगे मिलता जाएगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है इंटरनेशनल स्टेज से। हमारा पहला टॉपिक है ओटावा कन्वेंशन, जो ग्लोबल सिक्योरिटी और आप कह सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन डिसआर्मामेंट से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। तो ये ओटावा कन्वेंशन है क्या? आसान भाषा में इसे माइन बैन ट्रीटी कहते हैं। ये 1999 में लागू हुई थी और इसका सीधा सा मकसद है एंटी पर्सनल लैंड माइन्स पर पूरी तरह से बैन लगाना। मतलब वो बारूदी सुरंगें जो इंसानों को निशाना बनाती हैं, उन्हें खत्म करना। ये एक तरह से मानवीय निरस्त्रीकरण का एक बड़ा कदम है। और देखिए, दुनिया भर में इसे कितना सपोर्ट मिला है। कुल 164 देश इसके सदस्य हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, जो दिखाता है कि दुनिया के ज़्यादातर देश इस खतरे को जड़ से मिटाने के लिए एक साथ खड़े हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कुछ बड़ी ग्लोबल पावर्स इसका हिस्सा नहीं है। आप लिस्ट में देख सकते हैं, यूएसए, चीन, रूस, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और हाँ, इसमें भारत भी शामिल है। ये वो देश हैं जिन्होंने इस ट्रीटी पर साइन नहीं किया है। अच्छा, जो देश इसके सदस्य हैं उन्हें कुछ बड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, जैसे कि लैंडमाइंस का इस्तेमाल, उत्पादन, जमा करना या किसी और को देना, सब पर रोक। अपने सारे स्टॉक पाइल्स को 4 साल में ख़त्म करना और अपनी ज़मीन से 10 साल के अंदर सारी माइंस को साफ करना। और इतना ही नहीं, जो इसके शिकार हुए हैं उनकी मदद करना और हर साल एक रिपोर्ट देना भी ज़रूरी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, भाई भारत ने इस पर साइन क्यों नहीं किया? देखिए, भारत का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी की ज़रूरतें हैं वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक हैं, और इन्हीं ज़रूरतों की वजह से हम इस संधि का हिस्सा नहीं बन सकते। ये एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी को प्राथमिकता देने का मामला है। चलिए, अब ग्लोबल सिक्योरिटी से हटकर देश के अंदर आते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी नेशनल हेल्थ कैंपेन की। हमारा दूसरा टॉपिक है HPV वैक्सीन। ये भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बहुत बड़ी पहल है। और इस पहल की ज़रूरत क्यों है? ज़रा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत में हर साल लगभग 42,000 महिलाओं की मौत सर्वाइकल कैंसर से होती है।
ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसी से लड़ने के लिए ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है। सरकार की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। पहला, टारगेट ग्रुप है 9 से 14 साल की लड़कियां। दूसरा, एक्शन है सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर फ्री और वॉलंटरी वैक्सीनेशंस। और तीसरा और सबसे जरूरी लक्ष्य है कि एचपीवी वायरस के एक्सपोजर से पहले ही कैंसर को रोक दिया जाए। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस अभियान में जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है उसका नाम है गार्डासिल। ये 4 तरह के एचपीवी वायरस 16, 18, 6 और 11 से बचाती है। और मजे की बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार यही टाइप 16 और 18 है। ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ है, नॉन लाइव है और दुनिया भर में टेस्ट की जा चुकी है। गैवी जैसे इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस का भी इसे पूरा सपोर्ट है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है। दूसरी बात, 80% से ज्यादा मामले एचपीवी 16 और 18 से होते हैं, जिनसे वैक्सीन सीधे सीधे बचाती है। और तीसरी बात, ये प्रोग्राम हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के गोल्स और यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के साथ भी बिल्कुल अलाइन करता है। चलिए अब नेशनल हेल्थ से आगे बढ़कर एक लोकल प्रोडक्ट की कहानी सुनते हैं जो हमारी इकोनॉमी और कल्चर दोनों से जुड़ी है। हमारा तीसरा और आखिरी टॉपिक है सेलम सागो, जिसे हाल ही में जीआई टैग का सम्मान मिला है। तो ये सेलम सागो, जिसे वहाँ के लोग जव्वारिसी भी कहते हैं, असल में तमिलनाडु के सेलम इलाके में टैपियोका की जड़ों से बनाया जाने वाला स्टार्च है। इसे 2023 में जीआई टैग मिला। जीआई टैग आप जानती हैं किसी प्रोडक्ट की खास पहचान और क्वालिटी की गारंटी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस खाने की चीज है, साबुदाना, लेकिन नहीं, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फूड इंडस्ट्री के अलावा ये पेपर, टेक्सटाइल, फार्मा, कॉस्मेटिक्स और यहां तक कि शराब बनाने वाली इंडस्ट्रीज में भी कच्चे माल की तरह इस्तेमाल होता है। देखिए, टैपियोका स्टार्च की प्रोसेसिंग के 2 रास्ते हैं। एक तरफ गीले स्टार्च से खाने वाला साबुदाना बनता है और दूसरी तरफ सूखे स्टार्च से इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल तैयार होता है। मतलब एक ही फसल 2 अलग अलग बाजारों की जरूरतें पूरी कर रही है। कितनी कमाल की बात है। एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ये जानना भी जरूरी है कि टैपियोका उगाने के लिए ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए ट्रॉपिकल, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। बारिश 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, मिट्टी अच्छी ड्रेनेज वाली, लाल लैटेराइट दोमट और ऊंचाई 1000 मीटर तक, ये इसके लिए परफेक्ट कंडीशंस है। तो आज की इस पूरी चर्चा से हम 3 मेन बातें घर ले जा सकते हैं। पहली, ग्लोबल सिक्योरिटी के मामले में भारत अपनी स्ट्रेटेजिक जरूरतों को सबसे ऊपर रखता है। दूसरी, नेशनल हेल्थ में सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के लिए प्रोएक्टिव वैक्सीनेशन हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और तीसरी, लोकल इकोनॉमी में जीआई टैग सेलम सागो जैसे लोकल प्रोडक्ट्स को नेशनल और ग्लोबल स्टेज पर एक नई पहचान देते हैं। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। हमने देखा कि भारत सिक्योरिटी, हेल्थ और इकोनॉमी के चैलेंजेस से कैसे निपट रहा है, पर जरा सोचिए, भविष्य को देखते हुए इन तीनों ही जरूरी क्षेत्रों में भारत के सामने अगला बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।